हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका टॉपिक है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने देखा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। जैसा कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। और मतलब ये तो हो गया क्या रिसोर्सेज होते हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके टाइप, जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, उन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, ये मतलब एनसीईआरटीज़ हैं और इनसे मतलब मैं इतना ज़्यादा कोई खास डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठा के वो लोग पूछ लेते हैं। इसलिए मतलब हमारा ये अपनी ड्यूटी है कि अपन लाइन टू लाइन अच्छे से इसको पढ़ें। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लैंड के साथ में। तो अर्थ का जो 30% एरिया है वो लैंड से कवर है, एज वी नो। और इस लैंड पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, क्योंकि मतलब इसकी जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सपोज़ कहीं पे मतलब स्टीप स्लोप्स वाले एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, लो लाइंग एरियाज़ हैं, कहीं कहीं पे वाटर बहुत अच्छे से प्रेजेंट है, लेकिन कहीं कहीं पे डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे बहुत कम पानी है, कहीं कहीं पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं पे फॉरेस्ट है ही नहीं। तो ये सब फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से मतलब जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ लैंड का जो यूज़ होता है अपन वो कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मोस्टली अपन जो ये कॉन्सेप्ट है वो माइंड मैप के थ्रू करने वाले हैं। तो लैंड के यूजेस में अगर देखें तो अपन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, इन सब में अपन लैंड का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो लैंड का यूज़ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे वहाँ की टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और वाटर कितना मतलब मात्रा में अवेलेबल है। ये फैक्टर्स हैं जो कि लैंड के यूज़ को डिटरमाइन करते हैं, और टेक्नोलॉजी भी। तो फ्रेंड्स, ओनरशिप के बेसिस पे लैंड दो टाइप की होती है, एक तो प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड होती है। तो जो प्राइवेट लैंड होती है वो किसी एक इंडिविजुअल और मतलब कोई इंडिविजुअल ग्रुप की होगी या फिर किसी एक इंसान की होगी। और जो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी लैंड होगी, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है जो कि मतलब में सब लोगों का कॉमन होता है। लेकिन आजकल क्या है, जो इंसान हैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से जो लैंड की जो अपने पास लैंड अवेलेबल थी वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लैंड को बहुत ज़्यादा वो फेस करने पड़ते हैं, जैसे लैंड में डिग्रेडेशन हो गया, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो मतलब में डिग्रेड होती जा रही है। एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, मतलब क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है इसलिए। और फ्रेंड्स, अगर अपन देखें तो लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं अपन। एक तो अपन बहुत सारे फॉरेस्ट लगा दो, एफॉरेस्टेशन कर दो। दूसरी बात, लैंड को रिक्लेमेशन कर दो, रेगुलेट केमिकल जो पेस्टिसाइड्स अपन यूज़ करते हैं उनका यूज़ करना कम कर दो, फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। ये कुछ मेथड्स हैं। ओवर ग्रेजिंग को रोक दिया जाए। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ सॉइल। तो सॉइल फ्रेंड्स मतलब लैंड से ही अटैच एक एक मतलब जो थिन लेयर होती है, जो कंकड़ पत्थर की लेयर होती है जो अर्थ की सरफेस पे, उसे अपन सॉइल बोलते हैं। तो जो सॉइल होती है वो कैसे बनती है, ये ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और जो वेदर्ड रॉक होती है ना, उनसे सॉइल बनती है। ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सॉइल की दे रखी है प्रोफाइल। तो सॉइल की प्रोफाइल मतलब डिफरेंट लेयर, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को बताया है। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर वाली जो सॉइल होती है, टॉप सॉइल जिसे बोलते हैं, उसमें ह्यूमस होता है और वेजिटेशंस होती हैं। उसके बाद आती है सब सॉइल, जिसमें थोड़ी बहुत सैंड होती है, सिल्ट वगैरह होती है और क्ले होती है। उसके नीचे आती है वेदर्ड रॉक मटेरियल, मतलब रॉक्स थी उनकी वेदरिंग हो गई है, वो ऐसा मटेरियल है। ठीक है। फिर सबसे नीचे आती है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब ऐसी रॉक्स जिनसे मिलकर सॉइल बनी है।
ठीक है, ये तो हो गई सॉइल प्रोफाइल। अब उसके बाद में आते हैं कुछ जो सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। जैसे अपन देखें तो पेरेंट रॉक के ऊपर मतलब डिटरमाइन करेगी पेरेंट रॉक कि उसका कलर क्या होगा, टेक्सचर कैसा होगा, और सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल्स कौन कौन से होंगे उसमें, और मतलब परमेबिलिटी कैसी होगी, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी। द नेक्स्ट वन इज़ रिलीफ फीचर्स, मतलब वहाँ का एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई है, स्लोप कैसा है, ये सब वहाँ की मतलब सॉइल की फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फ्लोरा फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो होते हैं ना, वो ह्यूमस के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, और जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा सॉइल का फॉर्मेशन भी उतना ज़्यादा होगा। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट में फ्रेंड्स टेम्परेचर आ जाता है, रेनफॉल आ जाती है, और वेदरिंग वगैरह आ जाती हैं, जो कि ह्यूमस के फॉर्मेशन और वेदरिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, टेम्परेचर और रेनफॉल। द नेक्स्ट वन इज़ टाइम। टाइम फ्रेंड्स ये डिटरमाइन करता है कि जो सॉइल है उसकी लेयर कितनी ज़्यादा थिक होगी। अगर बहुत पुरानी सॉइल है तो उसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होगी एज़ कम्पेयर टू जो न्यू वाली है, ठीक है। तो अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें तो सॉइल है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और उसे अपन कैसे कंजर्व करें, तो ये इसमें दे रखा है। तो सॉइल को सबसे ज़्यादा खतरा है वो एक तो एरोजन से और दूसरा डिप्लेशन से। ये किन किन फैक्टर्स से होते हैं इस चार्ट में दे रखा है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, ये सब हैं जो कि सॉइल को डिप्लीट कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स अपन इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंजर्व करने के भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे मल्चिंग। मल्चिंग मतलब एक ऐसा वो होता है कि सॉइल को कवर कर दो ऐसे, या तो मतलब ह्यूमस वगैरह से इतना कवर कर दो कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहे। दूसरा होता है काउंटर बैरियर्स, मतलब स्टोन्स के, ग्रास के, सॉइल के कुछ बैरियर्स बना दो जिससे कि मतलब में सॉइल का मतलब एरोजन ना हो। दूसरा आता है रॉक डैम्स, वही डैम बना दो, मतलब ऐसी दीवार टाइप की बना दो रॉक वगैरह का यूज़ करके। दूसरा आता है टेरेस फार्मिंग। जो फ्रेंड्स जो स्टीप स्लोप्स वाले एरिया होते हैं वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सीढ़ी टाइप की बना लेते हैं, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है। उससे क्या होगा, जो सॉइल होगी उसका इरोजन कम हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ काउंटर प्लगिंग। इसमें क्या होता है, जो पैरेलल जो हिल के पैरेलल में काउंटर्स बनाए जाते हैं जिससे सॉइल के इरोजन को कम किया जा सके। दूसरा है शेल्टर बेल्ट। इसमें क्या होता है, ऐसे मतलब ट्रीज़ के शेल्टर बनाए जाते हैं, रोज़ में ट्रीज़ को लगाया जाता है ताकि जो हाई स्पीड से विंड वगैरह चलती हैं उनसे सॉइल को इरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये तो गया फ्रेंड्स सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वाटर। तो फ्रेंड्स वाटर एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर है, ठीक है। हमें भी पता है पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, और इस अर्थ पे जो लाइफ है वो पानी की वजह से पॉसिबल है, इसे इसलिए अपन इसे वाटर प्लानेट भी बोलते हैं। बट फ्रेंड्स एज वी नो कि पानी का बहुत ही मतलब 2.7% जो अमाउंट है वो ओनली पीने के लिए अवेलेबल है, बाकी का पूरा ओशंस और सीज का जो सॉल्टी वाटर है वो है जिसे अपन पी नहीं सकते, ठीक है। इसमें से भी मतलब कुछ ग्लेशियरीज में है, रिवर्स में है, तो इस टाइप से है, तो पीने के लिए बहुत कम पानी बच जाता है, ओनली 1% पानी पीने के लिए बचता है अपने पास। तो फ्रेंड इतना कम पानी अपने पास, तो अपन इसे कैसे मतलब एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें ताकि स्कार्सिटी ना आए। सॉरी। पहले से ही मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि जो वाटर की स्कार्सिटी से जूझ रही हैं, तो उस इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, वाटर साइकिल जो है ना उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब मैं अपन को ट्राई करना चाहिए कि पानी को जितना हो सके एक तो उसे कम पॉल्यूट करो, कम यूज़ करो, रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस, ये मेथड अपन को यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी मतलब अभी मतलब ऐसा अपन ने देखा कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तो ड्रॉट वगैरह आ जाते हैं, वहाँ पे बेचारों को पानी ही नहीं मिल पाता।
तो अपन पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? एक तो जो अनट्रीटेड वाटर होता है ना, उसे पहले तो ट्रीट करके, मतलब जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर होता है उसे ट्रीट करके फिर नदियों में छोड़ा जाना चाहिए, जैसे इंडस्ट्री वगैरह छोड़ देती है ना। दूसरा, एग्रीकल्चर में अपन को केमिकल्स का यूज़ जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ में भी केमिकल्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो अपने पानी को नदी में मतलब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए डायरेक्टली, उसे पहले ट्रीट कर देना चाहिए अच्छे से, मतलब मैं सारे केमिकल्स वगैरह को हटा देना चाहिए। फिर मतलब मैं उसमें कुछ नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि पानी को गंदा कर देते हैं। और जो फ्रेंड्स, जो कुछ केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब हमारी बॉडी में आ जाते हैं पानी के थ्रू। तो जो अपन पानी है उसे किस टाइप से क्या बोलते हैं कंजर्व कर सकते हैं या फिर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो अपन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे अपन ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा, अपन मतलब जो इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा कम पानी लगे, और ऐसे एरिया जहाँ पे मतलब में पानी ऑलरेडी कम है वहाँ पे अपन ड्रिप सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपनी प्लांटेशन भी हो जाए और पानी भी कम लगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक चीज़ दे रखी, बायोस्फीयर। हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था, बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इकोसिस्टम जो होता है, द बायोस्फीयर लिविंग being are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. मतलब बायोस्फीयर में ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम बोला गया है। ठीक है। तो वेजिटेशंस और जो वाइल्ड लाइफ होती हैं ये बहुत ही एक वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे लिए, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑयल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, और क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब प्रोवाइड होता है हमें फॉरेस्ट वगैरह से। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर अपन एनिमल वगैरह की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो उनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइट्स, वूल, इंसेक्ट लाइक बी, जिनसे हमें हनी मिलती है, और पॉलिनेशन, फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है वर्ड्स की वजह से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डीकम्पोजर्स, जो कि हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। स्कैवेंजर आप लोग जानते होंगे, गिद्ध वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें खा जाते हैं, जिससे जो हमारे इन्वायरमेंट की गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये नहीं होते ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती, शायद मतलब में लोग बाग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अब अगर अपन देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि नेचुरल वेजिटेशन के टाइप कौन कौन से, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स एंड टुंड्रा। तो फ्रेंड्स, जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं, लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस, ये कुछ टाइप हैं। और फ्रेंड्स, जो ग्रासलैंड्स हैं उनके भी फर्दर लाइक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, ये कुछ टाइप हैं। और फ्रेंड्स, जो थॉर्नी श्रब्स और बुशेस वगैरह होती हैं वो ऐसी जगह पे उगती हैं, लाइक जो डेजर्ट वगैरह होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। और जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड वाली जगह होती है ना, जैसे हिमालय वगैरह की जो सबसे हाईएस्ट पीक वगैरह होती हैं वहाँ पे ये उगती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो बारिश कम होती है और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन का क्लाइमेट होता है, इसलिए। तो फ्रेंड्स, अगर अपन एक दूसरी चीज़ देखें यहाँ पे, मतलब और तो फ्रेंड्स अपन 7th क्लास में कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। 7th क्लास की जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन वाली वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, और तो इस चैप्टर में एक ये वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, जो साइट्स, CITES। फ्रेंड्स, इस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के, मतलब मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी,
क्योंकि यूपीएससी जनरली इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैं आपको इस पे एक अलग वीडियो मतलब बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।